हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स में मुझे काफी कुछ बहुत अच्छा नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ये कंपनी का पूरा नाम है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड शेयर। इसमें हम बिजनेस भी एनालाइज करेंगे, वी विल एनालाइज द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स एज वेल। सो after all this study we will be able to understand whether we should buy this, hold this or sell this। लेकिन यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग के बाद सारा डिसीजन आपने लेना है। मेरे कहने से यहाँ पर सिर्फ लर्न करना है, सीखना है, चीजों को समझना है कि किसी भी स्टॉक में कोई भी ट्रेड करने से पहले हमें किस तरीके से बिजनेस एनालाइज करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, उसके बाद फंडामेंटल्स देखने चाहिए एंड टेक्निकल्स देखने चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी स्टॉक में जितना मर्जी अच्छा कन्विक्शन हो, वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। हमें एक स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इट्स ए ऑर्गेनिक मीन्स केमिकल कंपनी। और पीयर ग्रुप की अगर बात करने लगे उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किस तरह के काम करते हैं। सो पिडलाइट, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, आरती इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, तो ये सारी कंपनीज हैं। लेकिन अगर कंपनी की वेबसाइट पर जाने लगे देन दे आर मेकिंग केमिकल्स फॉर एग्रो, डाइज, पिगमेंट्स, फार्मा एंड ये वेटरनरी एंड दिस इज पॉलीमर एंड स्पेशलिटी केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स। सो यहाँ पर जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, इन सभी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि ये इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए B2B प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं तो इसकी डिमांड भी सीधी सीधी अपने आप से बढ़ती रहेगी। और जब ये पूरे बिजनेस की डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी में रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी, इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना है, एक बार कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को देख लेते हैं कि कंपनी ने एक्सपेंड किया है या नहीं किया है। मार्च 2019 में जो फिक्स्ड एसेट्स था दैट वाज 150 करोड़, मार्च 2020 में 276 करोड़, मार्च 2021 में 510 करोड़ एंड नाउ मार्च 2022 एंड में दिस इज 543 करोड़। साथ में यहां पर CWIP भी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि इतना स्पेंडिंग ये कर चुके हैं और ये स्पेंडिंग अभी एक्चुअल ऑपरेशनल नहीं हुई है। तो जैसे ही ये ऑपरेशनल होगी इस ये पर्टिकुलर अमाउंट 112 करोड़ रुपीस विल बी शिफ्टेड टू फिक्स्ड एसेट्स। यहां से 12 करोड़ रुपीस निकल जाएंगे एंड फिक्स्ड एसेट्स में ये अमाउंट यहां पर ऐड हो जाएगी और इससे भी यहां पर रेवेन्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब अगर एक बार हम रेवेन्यू पर ध्यान देने लगे कि रेवेन्यू इंक्रीज हुई है क्या लास्ट के कुछ टाइम में, यस, 2019 मार्च 2020 675 करोड़, देन 755 करोड़, 1153 करोड़ और अभी एक और क्वार्टर ऐड करने के बाद में थोड़ा सा और इसमें एडिशन हुआ है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी हम देख सकते हैं कि यहां पर रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रही है। अभी जो रेवेन्यू है, अगर हम जून क्वार्टर की रेवेन्यू को लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से कंपेयर करने लगे देन इट हैज इंक्रीज्ड। और हम यहां पर अगर नेट प्रॉफिट को देखने लगे तो नेट प्रॉफिट यहां पर कम हुआ है। नेट प्रॉफिट कम होने के मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार यहां पर मार्जिन प्रेशर होता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि हम यहां पर देख सकते हैं 17%, 16% एंड 12% का मार्जिन है, इससे पहले यहां पर 30-25% का एवरेज मार्जिन होता था। तो यहां पर कम क्यों हुआ है, इस बात को मैं पहले भी बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि जब भी किसी कंपनी में लगातार एक्सपेंशन चल रहा होता है, CWIP में आइटम्स होते हैं, तो CWIP में आइटम्स होने की वजह से बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिनको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता कैपिटलाइज करने के लिए, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही चले जाते हैं। जबकि इससे रिलेटेड रेवेन्यू भी आनी शुरू नहीं हुई क्योंकि अभी तक ये पर्टिकुलर खर्च जो हमने किया है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में, वो एक्सपेंशन पूरा नहीं हुआ और वहां से रेवेन्यू आनी शुरू नहीं हुई। तो रेवेन्यू आनी शुरू नहीं हुई लेकिन खर्चे आने शुरू हो गए हैं। और वैसे ये कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये पॉलिसी है कि जितने भी एक्सपेंशन से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे कैपिटलाइज होने चाहिए, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आने चाहिए बल्कि वो फिक्स्ड एसेट्स में जाने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के बेस पर लॉट ऑफ टाइम्स ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स जो कंपनी के हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जिनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो वो सारे खर्चे हमारे
ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चले जाते हैं, बहुत सारे खर्चे ऐसे जिसकी वजह से यहां पर मार्जिन प्रेशर होता है। अब एक बात और हम समझते हैं कि अगर ये पहले वाले मार्जिन को ही मेंटेन कर पाते हैं तो 2019 में जो इनका प्रॉफिट था दैट वाज 121 करोड़, और उस टाइम पर इनका फिक्स्ड एसेट्स कितना था? 2019 में फिक्स्ड एसेट्स था 150 करोड़। नाउ फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया है? 543 करोड़, तो 3 टाइम्स से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। और जैसे ही यहां पर 112 करोड़ रुपीस 543 में ऐड हो जाएंगे, then this amount will be 655 crore। 655 crore means 150 का 4 टाइम्स। यहां पर 4 टाइम्स जब ये फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी, मैं ये मानकर चलता हूं कि कम से कम 3 टाइम्स तो इनकी रेवेन्यू होगी, क्योंकि डबल रेवेन्यू तो अभी भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ने की बात है, जैसे ही ये इनका करंट वाला एक्सपेंशन प्लान पूरा होगा, यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी सीधी सीधी बढ़ जाएगी। कंपनी को कमाना आता है एक्चुअल में। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की एक बार बात करने लगे कि कितना यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि 40% टू 31% का इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है पास्ट में। और अभी भी थोड़ा सा यहां पर नेट प्रॉफिट कम होने के बावजूद भी, जो मेरे हिसाब से एक्सपेंशन की वजह से हुआ है, अभी भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.6% है। सो दिस इज ए वेरी गुड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई इज ऑल्सो वेरी मीन्स ऑन द अपर साइड। एक अच्छी आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज very good 20.3%। PE ratio is on the lower level now 19.1, और 19.1 तब है जब यहां पर नेट प्रॉफिट कम हुए हैं, और जो यहां अभी एक्सपेंशन है उसका रिजल्ट आना बाकी है। जैसे ही वो रिजल्ट आने शुरू होंगे, अगर शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है तो ये PE रेशियो मेरे ख्याल से 7-8 के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन 7-8 तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि शायद शेयर प्राइस यहां से 2-3 टाइम्स पहुंच जाएगा और पी रेशियो यहीं पर सेम तरीके से मेंटेन रहेगा। उसके बाद में हम बाकी एक बार नंबर्स कुछ देखने लगे, वो नंबर्स हैं बैलेंस शीट में देखने लगे, तो बोरोइंग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से इन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, जितना इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखने लगे 150 प्लस 66 मींस 200 करोड़ था, अभी 650 करोड़ के आसपास है, तो 350 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंशन हुआ है। जबकि यहां पर बोरोइंग उतनी नहीं हुई है, बोरोइंग उससे कम हुई है। और इससे अलग जो हमारा अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड हुई है, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, और हमारा ट्रेड रिसीवेबल भी यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होना ये सीधा सीधा बहुत बार अगर आप इस चीज को देखोगे वैसे गलत होता है, लेकिन यहां पर इसका इंपैक्ट सेल्स के हिसाब से भी होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल्स बढ़ती है उसी हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ता है। और ट्रेड रिसीवेबल के बढ़ने की बात यह है कि अगर हम कैश फ्लो में देखने लगे तो कैश फ्लो में करंट ईयर वाला पोर्शन छोड़कर अगर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो भी ठीक है, तो जो रिसीवेबल हमारा यहां पर बढ़ा है सिर्फ उसकी वजह से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है, अदरवाइज दूसरा कोई रीजन नहीं है। इन्वेंट्री भी यहां पर बढ़ी है, ऑल द थिंग्स आर ओके। तो ये कंपनी के ऑपरेशन का एक पार्ट है। मुझे किसी भी तरह की यहां पर बैलेंस शीट में प्रॉब्लम नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि अपना पैसा यहां पर 600 करोड़ से ज्यादा है, और जो बोरोइंग है वो 363 करोड़ है, और जितना भी बोरोइंग हुआ है वो बोरोइंग यहां पर जो फिक्स्ड एसेट्स इन्होंने एक्सपेंशन किया है उसको चलते हुए हुआ है। तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो छोड़ो, ये एक्चुअल में एक अच्छी हेल्दी ग्रोइंग बैलेंस शीट है जहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है और बाकी चीजें भी अच्छी हैं। एक बार हम यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में वी कैन सी प्रोमोटर्स के पास जो शेयर होल्डिंग है दैट इज 38.46%। तो यहां प्रोमोटर्स ने पिछले कुछ टाइम में अपनी शेयर होल्डिंग को धीरे धीरे थोड़ा सा कम किया है। उसके क्या रीजंस हैं कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम पब्लिक में जाकर देखें तो पब्लिक में सब कुछ ठीक नजर आता है। एक बार हम इस बात को समझ लेते हैं। 38.46% हिस्सेदारी यहां पर है, एफआईआई के पास 2% है, डीआईआईएस के पास भी 2% है। पिछले कुछ टाइम में डीआईआईएस और एफआईआईएस के पास ऑलमोस्ट सेम हिस्सेदारी है, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक एक्चुअल में सारी ये रिटेल पब्लिक नहीं है। वी कैन सी 3%, 9%, 12, 16, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड यहां पर 26, 27, ऑलमोस्ट 27% हिस्सेदारी एचएनआई के पास है। अगर इन एचएनआईज ये चाहते हैं आपस में एक ग्रुप बनाकर कि प्रोमोटर्स का पार्ट इसको बनाया जाए, तो प्रोमोटर्स का पार्ट भी ये बन सकते हैं, क्योंकि 27% यहां पर एचएनआईज के पास है। अब अगर 27% एचएनआईज के पास है तो जो रिटेल पब्लिक है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 57% है। इट मींस जो टोटल पब्लिक है 57 है, एचएनआईज के पास 27 है, तो रिटेल पब्लिक के पास यहां पर 30% की हिस्सेदारी है, उससे ज्यादा नहीं है। अब ये सारी बातें अच्छी हैं, ग्रोइंग बिजनेस है, ग्रोइंग बैलेंस शीट है,
और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करने लगे तो लास्ट 2 इयर्स में हमने क्या देखा है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो डबल से ज्यादा हुई है, एक्चुअल में 3 टाइम्स हुई है और 4 टाइम्स हो जाएगी जैसे ही करंट CWIP हमारा फिक्स्ड एसेट्स में चला जाएगा। लेकिन इस पीरियड में जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस हमारा नीचे आया है। अभी शेयर प्राइस लाइफ टाइम हाई से 364% डाउन है और ये कितना डाउन गया था, ये एक्चुअल में 74% तक डाउन गया था, लेकिन अभी भी 63% डाउन है। इस सिनेरियो में जैसे ही अपनी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर इंक्रीज होनी शुरू होगी और साथ में अगर ये शेयर प्राइस वापस से टॉप पर चला जाता है, देन दिस स्टॉक कैन गिव अस 176% गेन फ्रॉम करंट लेवल टिल लाइफ टाइम हाई। मैं लाइफ टाइम हाई से ज्यादा जाने की बात ही नहीं कर रहा हूं और इस तरह के स्टॉक सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम हाई तक नहीं रुकते हैं, उससे भी ज्यादा जाते हैं। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि ग्रोइंग बैलेंस शीट है, ग्रोइंग बिजनेस है और प्रॉफिटेबिलिटी साथ में मेंटेन करके चले हुए हैं ये लोग। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर यहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, डेट इक्विटी रेशियो अच्छा है और रिटेल पब्लिक के पास 30% हिस्सेदारी है, बाकी सारी हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। एंड वन मोर थिंग, यहां पर जब हम लाइफ टाइम हाई तक की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा लंबे टाइम की बात हो गई। मे बी इस टारगेट को अचीव होने में 1 ईयर लग जाए, मेरे हिसाब से 1 ईयर में हो जाएगा। जिस तरह की हम यहां पर मूवमेंट्स देख सकते हैं विद वेरी ह्यूज बाइंग। अब ये जितनी अच्छी बाइंग है, इस तरह की बाइंग आज तक भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज से पहले कभी नहीं हुई। जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर इतनी ह्यूज बाइंग कभी नहीं आई जितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग अभी आई हुई है। एंड करंटली इट इज मेकिंग ए ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न और इस तरह के कप विद हैंडल पैटर्न विद सच ए ह्यूज बाइंग मैंने कभी भी फेल होते नहीं देखे और अगर किसी रीजन से नीचे आ भी जाए तो शार्पली बाउंस बैक करते हैं। और यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ये एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न। ये एक प्रॉपर कप है, प्रॉपर हैंडल है। इतने राउंडिंग कर्व में बहुत कम राउंड कप विद हैंडल पैटर्न बनते हैं और ये अमेजिंगली वर्क करते हैं। अगर हम इसके एक बार टेक्निकल पैटर्न को देखने लगे कि कितना इसकी डेप्थ है और डेप्थ के हिसाब से कितना ये नीचे जा सकता है, तो लोग चार्ट यहां से हटा देते हैं और इसको ऊपर प्लॉट करते हैं। जो इमीडिएट इसका टारगेट निकल कर आता है इस चार्ट पैटर्न के बेस पर, दैट इज 940, बट दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर एट 940, नॉट एट ऑल। अब ये 940 जाने में कितना टाइम लगेगा? शायद 1 मंथ से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। जिस तरह की यहां पर मूवमेंट नजर आ रही है और जिस तरह का ओवरऑल स्टॉक मार्केट नजर आ रहा है, सो 1 मंथ में 30% के आसपास नजर आता है। सेकंड टारगेट कहां नजर आता है? सेकंड टारगेट मुझे इसका यहां नजर आता है, दैट इज 1029। ये ऑलमोस्ट सेम ही है एक्चुअल में। ये यहां पर रुकेगा नहीं, 940 पर रुकेगा नहीं, सीधा 1000 के आसपास ही जाएगा। सो यू कैन टेक 1000 ऑल्सो एज द फर्स्ट रेसिस्टेंस लेवल जहां तक ही जाना चाहिए। सेकंड लेवल इज 1286, थर्ड लेवल इज हमारा 1600 के आसपास है, 1620 1625 और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेवल आता है इसका लाइफ टाइम हाई, दैट इज नियर अबाउट 1850। तो यहां से लगातार रैली है। यहां पर अपनी हमारी सबकी चॉइस है कि हम वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा सा मिड टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं। आपकी अपनी चॉइस है। मैं जब भी इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड लेता हूं, आई एम ऑलवेज ट्रेडिंग इन डिफरेंट अकाउंट्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम होराइजन। तो कुछ स्टॉक्स हो सकता है कि मैं फर्स्ट टारगेट पर निकलूं, जो फर्स्ट टारगेट मेरा 1029 नजर आता है। कुछ स्टॉक्स में 1300 पर निकल सकता हूं और कुछ में लाइफ टाइम हाई के लिए रख सकता हूं। लेकिन इसी बीच में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये स्टॉक का इस तरीके से एक पैटर्न यहां भी जरूर बनाएगा, मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है मार्केट की, इस तरीके से करके यहां पर ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा और जैसे ही रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, आई विल बी मेकिंग द पोजीशंस अगेन। तो जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर निकलूं, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से, किस स्पीड के साथ और किस वॉल्यूम के साथ यहां पर जाता है। और अगर ये एक चार्ट पैटर्न फिर से बनता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हमारा 1500 के आसपास होता है और करंट प्राइस से लेकर 1500 का जो लेवल है, दैट इज 100% गेन। तो ये चीजें मींस मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स यहां पर बनते हुए नजर आते हैं।
सपोर्ट बन चुकी है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। इस तरह की ग्रीन कैंडल्स के साथ, जो वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल्स है, इस फाइन राउंडिंग कप विद हैंडल पैटर्न के साथ, और इस तरह के यहां पर एक्सपेंशन के साथ, जो एक्सपेंशन हमें यहां पर साफ साफ नजर आते हैं बैलेंस शीट में कि इनकी कितनी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, वो हम अपने आप से समझ सकते हैं। 150 करोड़ के फिक्स्ड एसेट से 543 प्लस 112 इज ऑल्सो गोइंग टू बी एडेड इन दिस वेरी सून। सो 665 तक, 150 से 665 तक, तो मेरे ख्याल से 4 टाइम्स यहां पर सेल्स हो जानी चाहिए, 4 टाइम्स इनका नेट प्रॉफिट हो जाना चाहिए। और अगर 4 टाइम्स नेट प्रॉफिट होता है, जो इससे पहले 120 करोड़ रुपीस का था, 120 करोड़ का 4 टाइम्स मींस this is 500 crore rupees net profit and the complete company is coming in just अंडर 2000 करोड़ रुपीस। तो ये गोइंग फॉरवर्ड ऑलमोस्ट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 4 के पीई पर करंटली ट्रेड कर रहा है। इस तरह की ग्रोथ वाली कंपनीज 4 के पीई पर ट्रेड करा नहीं करती। डिसीजन आपका है कि आपने क्या करना है। मेरे हिसाब से समझना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जिससे लगातार जितनी भी वीडियोस आती हैं वो आप सब देख सको। दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों के साथ जब हम ग्रो करते हैं तो ये ग्रोथ परमानेंट रहती है। हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर दोस्त ग्रो नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रहता है कि ये ग्रो कर गया, मैं नहीं किया, और वो दोस्ती बचती नहीं है। दोस्तों की बचाने के लिए एक्चुअल में दोस्तों को साथ में अमीर बनाना जरूरी है, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विद यू गाइस। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये सब इसीलिए सिखाता हूं जिससे हम सब साथ में मिलकर ग्रो कर सके, हिंदुस्तान अच्छा बन सके, और हम लोग जय हिंद गर्व से कह सकें, जय हिंद।